हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वंदे मातरम की सार्ध शती यानी 150th एनिवर्सरी अभी 2 दिन पहले गुजरी है। उस पर डिबेट भी हुई संसद में। खैर, वंदे मातरम तो आज़ादी का नारा था। वंदे मातरम अगेन, क्योंकि वंदे मातरम कहना तो कोई गलत या उसमें सांप्रदायिक या वो जो जो भी एंगल उसके जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले जो लोग कहते हैं वो तो गलत बात है, टोटली सिरे से खारिज बात है कि वंदे मातरम इज़ अ नेशनल स्लोगन। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जान दी उन्होंने वंदे मातरम कहा था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। या उसको अगर कोई गलत कह रहा है तो वो सिर्फ राजनीतिक दुकान चला रहा है अपनी, उससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। तो उससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा ना। संसद की बात है जहाँ तक। फिर दूसरा मुद्दा जो वोट चोरी वाला जो मैटर है, राहुल गांधी की तरफ से दावा हुआ और फिर अमित शाह और उनके बीच में जो तकरार हुई। फिर उन्होंने कहा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने कहा मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, अब तुम्हारे कहने से आपके कहने से नहीं दूंगा। फिर एक बार उनके मुंह से साला निकल गया उस पूरी डिबेट के दौरान। हालांकि उन्होंने नहीं कहा था, उनको राहुल जी को नहीं कहा था, अमित शाह ने किसी और को कहा, या वो मतलब एक फ्लो ऑफ वर्ड्स में निकल जाती है ऐसी बातें, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन एक अच्छे वक्ता के तौर पे वो दिखाई देते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका जो पर्सनैलिटी है वो नरेंद्र मोदी जैसा या योगी आदित्यनाथ की तरह उतना जो है ऑरा उनका अलग तरह का है। लेकिन वो क्योंकि वो राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन है, तो उनके लैंग्वेज में, स्पीचेस में या इंटरव्यूज़ में भी, इवन नरेशन जो राजनीतिक नरेशन होता है या राजनीतिक जो उनका एजेंडा होता है वो दिखाई देता है जैसे। लेकिन वो बोलते बोलते कई बार उनका जो इमोशनल एलिमेंट है वो साथ चलता है। जैसे उन्होंने कहा था कश्मीर के लिए क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। या अभी जो अभी थोड़े कल की मैंने घटना बताई। या फिर एक बार उन्होंने कहा था कि आप कौन होते हो तय करने वाले कि मैं क्या कहूँ। तो वो उनका है, नेचुरल एलिमेंट है, तो वो उनके साथ में चलता रहता है। वो उनका बहुत वायरल हुआ था, जान दे देंगे कश्मीर के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता था इंडिगो के बारे में। तो इंडिगो की 20% उड़ानों पर सरकार ने ही रोक लगा दी है। अब सरकार भी हरकत में आई है क्योंकि वो कंपनी डूब रही है। किसी नए कंपनी ने उसके शेयर खरीदे हैं जो कि अडानी जी से संबंधित, जो उद्योगपति हैं उनसे संबंधित बताई जाती है, गौतम अडानी जी से ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी रेलिवेंस है इस खबर की मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ अभी भी। सोर्सेज जो सोशल मीडिया पे और कुछ मीडिया चैनलों पर क्रेडिबिलिटी उसकी क्या कितनी है कितनी नहीं है, उस पर मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँ, कन्फर्म नहीं करूँगा कि ऐसा है या नहीं, बट ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि आजकल किसी की क्रेडिबिलिटी, मीडिया क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि ब्लॉगर भी यूट्यूबर है, पत्रकार है, चलिए मैं भी तो एक पत्रकार की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसकी नहीं है, मैं इसलिए कंफर्म नहीं करूँगा बिना सोर्सेज के। दूसरी बात, आपको एक शब्द सुनाई देता है चारों तरफ से, गोदी मीडिया। फिर आपको एक शब्द सुनाई देता होगा लुटियंस मीडिया, जो पहले चलता था, जो खान मार्केट गैंग, जिन्हें मोदी जी ने कहा था कि जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल जो शिक्षाविद है, JNU DU जो भी ये जो अपने आप को जिन्हें कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो उन्हीं के लिए है इस देश में। और जो 5-10 पत्रकार हैं इस देश के जो, मैं किसी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं, खान मार्केट गैंग एक स्पेसिफिक वर्ड जो ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि जो चबा चबा के अंग्रेज़ी बोलते हैं, मतलब उतना यूँ लीनियंट तरीके से और इतना हल्के हल्के अंग्रेज़ी बोलेंगे कि जैसे उन्हीं को समझ आए, किसी और को नहीं आए, और उसी में वो प्रोग्रेसिव बात करेंगे। और बड़ी बड़ी हिंदी बोलते हैं। बड़ी बड़ी हिंदी का मतलब मुश्किल हिंदी, ऐसे ऐसे शब्द घुसाएंगे उसमें, सांप्रदायिकता और संविधान की रक्षा और ये और पता नहीं क्या क्या। तो वो बड़ी बड़ी हिंदी और मोटी मोटी अंग्रेज़ी, ये दोनों ही चलती है। जिसे कहते हैं चबा चबा के अंग्रेज़ी बोलते हैं और बड़ी बड़ी हिंदी बोलते हैं। जो खान मार्केट गैंग मेरे पीछे पड़ा रहता है। एक बार प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी आया था, 2019 के चुनाव के आसपास की बात है। तो वो जो खान मार्केट गैंग, या आप जो भी कहें उसको, जो लटियन मीडिया जिसे कहा जाता है। राजदीप सरदेसाई जी ने एक बार कहा था, अभी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए उससे पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था कि जो है साइंस से पढ़े हुए लोग जो है वो सांप्रदायिक मानसिकता के होते हैं, या फिर जो है वो
आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ निकल जाता है। अब क्या पता उन्होंने किस बेस पे कहा, उनका विरोध भी हो गया था। मेरा ऐसा नहीं मानना कि जो साइंस से पढ़ा हुआ है वो इस तरह का। जब अभी जो हाल ही में दिल्ली में धमाके हुए, उसमें डॉक्टर इंजीनियर से की डिग्री से संबंधित लोग भी पकड़े गए, तो फिर डिग्री की क्या इम्पोर्टेंस रह जाती है जब इस तरह के लोग इस तरह से माने जाते हैं। हाँ, हालांकि उनका भी डिग्री मांगा जाता है, प्रधानमंत्री का कहते हैं कि इनका डिग्री क्रेडिबल नहीं है, और डीयू से वो उन्होंने वो जो भी एमए पॉलिटिकल साइंस में शायद एमए है मोदी जी। और क्योंकि राजीव शुक्ला जी का जो इंटरव्यू है 99 के आसपास का, जब राजीव शुक्ला जी नेशनल टीवी पे आते थे पत्रकार के रूप में, अब तो और बीसीसीआई के बाद में सेक्रेटरी भी बने, अभी शायद कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता हैं। तो जब राजीव शुक्ला जी जर्नलिस्ट थे उस ज़माने में, तो वो आते थे, तो वो मतलब उनका एक इंटरव्यू है नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, बाद में मैंने प्राइवेट से डीयू से जो है पॉलिटिकल साइंस में एमए तक पढ़ा हूँ। तो वो इंटरव्यू है अभी भी, अब अवेलेबल है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन उनका डिग्री मांगा जाता है, लेकिन जबकि वो 99 में कह रहे हैं कि मैं एमए तक पढ़ा हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि संविधान में तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि भाई डिग्री होना चाहिए, है क्या? नहीं है ना। अभी शायद ग्राम सेवक या सॉरी जो वार्ड पंच या सरपंच होता है उसको 12th पास होना चाहिए, इस तरह की एक पूरा उसमें नहीं है। महिलाओं के लिए भी तो कोटा है, लेकिन क्या सारी महिलाएं कोटे में आती है? क्या नहीं आती। तो कई तरह की व्यवस्थाएं हैं संविधान में, लेकिन कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 47 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोर्ट्रे हुआ या उसे लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 1950 में, तो उस वक्त तो इतनी शिक्षा थी ही नहीं, तो कैसे कोई शिक्षा की बात करता। हालांकि शिक्षा का अधिकार उसने मूल अधिकारों में से है कि भाई समानता का जो 5 जो मुख्य है कि हेल्थ, एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, कि भाई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की वो सभी को मिलनी चाहिए, ऐसा संविधान में प्रोविजन है। वो ठीक है बात कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, लेकिन जो है वो लेकिन सब शिक्षित होने पे ही नेता हो सकता है, ऐसा तो किसी किताब में लिखा नहीं ना। आप फिर योगी जी को आप देख लीजिए, वो तो बीएससी शायद एमएससी है मैथमेटिक्स में, लेकिन क्या उनको स्वीकार कर लिया जाता है क्या? नहीं। ये तो सांप्रदायिक हैं और ये तो मंदिर मस्जिद करने वाले हैं, और यही तो कहा जाता है। आप जो बड़े बड़े जो स्कैम हुए हैं उस देश में, वो करने वाले क्या नेता अनपढ़ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बड़े बड़े जो कन्विक्टेड अपराधी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई उसमें से वकील की डिग्री लिए हुए था, कोई उसमें एमए की डिग्री लिए हुए था, कोई कॉलेज का पूर्व प्रेसिडेंट था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ, चारा घोटाला या जो भी स्पेसिफिक नाम लेना ठीक नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने ये सब किया, अनपढ़ लोग ये सब थोड़ी कर सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स जिनके नाम इनमें आते हैं वो भी तो यही सब करते हैं, वो तो उससे उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो फिर उसका क्या मतलब रह जाता है इन सब बातों का। उसके बाद मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा था कि जो भी इस वक्त का मुद्दा है उस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि वोट चोरी अगर है तो वो अभी भी पूरी तरीके से उसमें क्या क्लियरेंस है, क्योंकि मेरा वोट तो कटा नहीं, आपका कटा है या नहीं कटा मुझे नहीं पता। 45 लाख जो वोट कटे थे उस पर यह कहा गया है कि या तो वो माइग्रेट कर गए, अपने जगह से दूसरी जगह चले गए, या फिर वो इस दुनिया में नहीं है। अगर 45 लाख वोट कट गए और वो सब असली वोटर थे तो वो धरना प्रदर्शन करने क्यों नहीं आए? वो चक्का जाम में तो कहूँ 45,000 लोग भी थे तो चक्का जाम कैसे नहीं किया उन्होंने? वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें 100% रिगिंग नहीं होती, चुनाव में रिगिंग होती है। वोट चोरी का जो शब्द नहीं है, बूथ चोरी होती थी किसी ज़माने में, बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम का ज़माना नहीं आया था। वोट चोरी तो इस देश में पहली बार नहीं हुई है, वोट चोरी होती रही है। फिर मैं अमित शाह ने जो उदाहरण दिए नेहरू और पटेल से संबंधित, वो उस पर बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बूथ चोरी भी इस देश में हुई और बूथ चोरी ना हो इसलिए ईवीएम आया। और अगर वोट चोरी इस देश में हो रही है तो जनता उसका भी जवाब ज़रूर देगी, आज नहीं तो कल देगी। अगर नहीं हो रही है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू ऑल।